सर्विस होने के बाद सर्विस एडवाइजर का इस बात पे पूरा फोकस रहता है कि आप 10 में से 10 पॉइंट यूँ नहीं दो, लेकिन आप सर्विस सेंटर में जाओगे तो सर्विस सेंटर वाले तो आपका बिल बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसकी जो एसी की नॉब है ना, वो मेरे को 2 से 3 बार चेंज करानी पड़ी है। और आप केवल हाईवे पर रन करते हो तो ये 230 प्लस किलोमीटर भी निकाल देती है। पे ओवरटेक की बात करोगे तो एक डाउन शिफ्ट गियर तो आपको करना ही पड़ता है। अरे मैडी भाई, कैसी बात कर रहे हो, सेफ्टी और वो भी मारुति की बजट फ्रेंडली गाड़ी में। तो इससे सर्विस एडवाइजर थोड़े ऑफेंड तो हो गए थे और वो मैकेनिक को भी तेज तेज बोल के कह रहे थे इनकी गाड़ी में जो सबसे सस्ता ऑयल है ना, वही डालना है। एक ऐसी कार जो 15 सालों से इंडियन रोड्स पे राज कर रही है। एक ऐसी कार जो मैदानों से लेकर पहाड़ों तक दौड़ते हुए चलती है। एक ऐसी कार जो हमेशा से आम आदमी की पहली पसंद रही है। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि आज हम गहराई से जानने वाले हैं ऑल्टो K10 को। आज बेशक माइक्रो और मिनी एसयूवीज के ज़माने में ऑल्टो की डिमांड थोड़ी कम हो गई है, लेकिन ये दिलों पे अभी भी राज करती है। तो चलिए मिलते हैं ऑल्टो K10 के एक प्राउड ओनर से जो 7 सालों से इस गाड़ी को चला रहे हैं। स्वागत करते हैं अपने चैनल पर जितेंद्र जी का, जो हमारे पुराने दोस्त भी हैं और इस ऑल्टो K10 के ओनर भी हैं। कैसे हैं भाई आप? बढ़िया, आप बताइए। तो भाई, आपके पास ये गाड़ी 7 सालों से है और आप इसे 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चला चुके हैं। तो क्या आप रेडी हैं इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए? बिल्कुल। तो भाई, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपने K10 लेने का डिसीजन ही क्यों लिया था? देखिए, हम अपनी पहली कार लेने वाले थे और पहली कार लेते वक्त हमारे दिमाग में 3 गाड़ियाँ थी। रेनो की क्विड, हुंडई की ओन, वो भी इसी प्राइस पैकेट में आती थी, और ऑल्टो की K10। हुंडई की जो इओन थी उसका जो लुक था वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब बात बची रेनो क्विड के बारे में और ऑल्टो K10 के बारे में। रेनो की जो क्विड है ना, वो देखने में इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है, लेकिन जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो ऑल्टो K10 की रेनो के क्विड से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और इंजन को देखते हुए और मारुति के ट्रस्ट फैक्टर को देखते हुए हम इस गाड़ी पर गए, और बजट कंस्ट्रेंट तो था ही। तो आप 7 साल से ज़्यादा इस गाड़ी को चला चुके हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी को लेके, और क्या कभी कोई मेजर इशू फेस किया है, कोई टेक्निकल या मैकेनिकल प्रॉब्लम इस गाड़ी में, या और भी कोई ऐसा पॉइंट जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे ऐसे में? देखिए, मारुति की गाड़ी है तो रिलायबल तो है ही, तो मेजर इश्यूज तो इसमें कुछ आने नहीं थे। लेकिन हाँ, फिर भी गाड़ी है, कुछ ना कुछ इशू तो आ ही जाते हैं। एक दो छोटे मोटे इशू आए थे, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, इसकी जो एसी की नॉब है ना, वो मेरे को 2 से 3 बार चेंज करानी पड़ी है, उसमें इशू आए थे। और एक इसके स्टीयरिंग के अंदर से रैटलिंग साउंड आती थी, उस साउंड के को मैंने सर्विस सेंटर वालों से चेक कराया, वो इसको ठीक नहीं कर पाए। वो बोले कि इसमें एयरबैग लगा हुआ, हम इसको छेड़ेंगे नहीं, लेकिन वो साउंड अपने आप चली गई। और इवन मेरे पास जो वैगनार है उसके अंदर भी मैंने सेम स्टीयरिंग के अंदर रैटलिंग साउंड देखी है, वो अभी तक गई नहीं है। तो इतने सालों में आप इस गाड़ी को ऑब्वियसली सिटी में, हाईवे पे, हर जगह चला चुके होंगे, आपने ट्रिप्स भी लगाए होंगे। तो आपको माइलेज कैसी मिली इस गाड़ी में, पेट्रोल और क्योंकि आपका CNG वेरिएंट है, तो CNG में भी आप माइलेज प्लीज़ शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के साथ। देखिए, मैंने इस गाड़ी को पेट्रोल में तो कम ही चलाया है, लेकिन फिर भी पेट्रोल में ये लोकल के अंदर 18 से 20 की माइलेज निकाल देती है। और यदि आप इसको हाईवे पे चलाओगे तो ये 23-24 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज जरूर से पेट्रोल में निकाल देगी। मैंने इसको ज़्यादा CNG में रन किया है। CNG में इसके टैंक में 6 किलो के आसपास CNG आ जाती है, और 6 किलो CNG में आप इसको लोकल में चलाते हो तो ये 160-170 किलोमीटर चल जाती है। आप लोकल में कम चलाते हो, थोड़ा हाईवे पे ज़्यादा चलाते हो तो 200 किलोमीटर तक निकाल देती है। और आप केवल हाईवे पे रन करते हो तो ये 230 प्लस किलोमीटर भी निकाल देती है। परफॉर्मेंस के हिसाब से बताओ गाड़ी कैसी है, स्पेशली जब पूरे 5 लोग बैठे हैं गाड़ी में, तो कैसी चलती है? दबती तो नहीं है गाड़ी ज़्यादा? पिकअप कैसा है गाड़ी का, और ओवरटेकिंग वगैरह में ज़्यादा इशू तो नहीं आता? देखिए, इसमें 1000 सीसी का इंजन है, और यही इंजन सिलेरियो और वैगनार के अंदर भी आता है, लेकिन ये गाड़ी छोटी है, इसके हिसाब से इंजन को ट्यून किया गया है, तो इसकी परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी रहती है। इवन मैंने इसको CNG में बहुत चलाया है, फुली लोडेड गाड़ी के साथ भी मेरे को परफॉर्मेंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ, यदि आप हाईवे पे ओवरटेक की बात करोगे तो एक डाउन शिफ्ट गियर तो आपको करना ही पड़ता है। अच्छा, अब गाड़ी का राइड कंफर्ट और सस्पेंशन कैसा है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, एक बजट फ्रेंडली गाड़ी है, तो इसके अंदर आप उतना अच्छा कंफर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसकी सीट की जो चौड़ाइयाँ हैं
वो उतनी अच्छी नहीं है और बैठने में उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बजट फ्रेंडली गाड़ी के अनुसार तो मेरे को ठीक लगती है इसमें। और पीछे जो है 3 बंदे तो नहीं बैठ सकते, लेकिन 2 पर्सन ईजिली पीछे बैठ सकते हैं। और गाड़ी का साइज़ भी छोटा है ना, तो गाड़ी में बैठने में और उतरने में थोड़ी परेशानी तो होती है, और ख़ासकर जो रियर पैसेंजर है उनको परेशानी ज़्यादा आती है। इसके जो सस्पेंशन है ना वो काफ़ी बैलेंस्ड है, ना सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है। इस गाड़ी के अकॉर्डिंग मेरे को ठीक लगते हैं, इंडियन रोड्स के अनुसार मेरे को ठीक लगते हैं, ऐसी कोई मेरे को दिक्कत इसमें मेजर आई नहीं। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सॉलिड लगती है गाड़ी या फिर लाइट वेट लगती है? अरे मैडी भाई कैसी बात कर रहे हो, सेफ्टी और वो भी मारुति की बजट फ्रेंडली गाड़ी में। उनकी तो थोड़ी सी जो महंगी गाड़ियाँ आती है ना उनमें उतनी अच्छी सेफ्टी नहीं मिलती। वैसे ये गाड़ी बजट फ्रेंडली है, तो मेरा प्लेस ए से प्लेस बी पे जाने का जो पर्पज़ है ना वो अच्छी तरीके से सोल्व कर देती है। बिल्ड क्वालिटी इसकी उतनी अच्छी नहीं है। वैसे कई बार देखो ये गाड़ी कहीं पर टच हुई है दूसरी गाड़ी के साथ या किसी व्हीकल के साथ, तो नुकसान तो इसमें ज़्यादा हो ही जाता है। बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, आपका मेंटेनेंस और सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा है मारुति के साथ? आपने अभी तक इसकी पेड सर्विसेज भी कराई होंगी ऑब्वियसली, और कुछ पार्ट्स वगैरह भी चेंज हुए होंगे। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू कुछ रहा है या नहीं रहा है? डीलरशिप का एक्सपीरियंस जो है वो ओवरऑल कैसा रहा है आपका, ये शेयर कीजिए। देखिए मारुति के सर्विस सेंटर को लेके ऐसे कुछ खास इशू तो मेरे को आए नहीं। जब इसकी फ्री सर्विस थी तो भी सर्विस अच्छी मिली थी, और पेड सर्विस थी तो भी इसकी सर्विस अच्छी मिली थी। लेकिन हाँ, ऐसा बोलने में आता है कि मारुति की मेंटेनेंस कॉस्ट कम पड़ती है, लेकिन ये तब तक है जब आप बाहर से सर्विस कराते हो। यदि आप प्राइवेट सर्विस कराते हो बाहर से तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम पड़ती है, लेकिन आप सर्विस सेंटर में जाओगे तो सर्विस सेंटर वाले तो आपका बिल बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो सर्विस सेंटर वाले जो इस मारुति की ऑल्टो K10 जो बजट फ्रेंडली गाड़ी है, इसकी भी जो सर्विस कॉस्ट है ना 8 से 10 हज़ार तक पहुंचा देते हैं। इसमें वो बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देते हैं कि आप ब्रेक क्लीनिंग करा लिए, आप थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग करा लीजिए, आप सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवा लीजिए। इस तरीके से वो कॉस्ट को बहुत ऊपर पहुँचा देते हैं। लेकिन यदि आप जो मारुति रिकमेंड करती है यदि केवल वही चीज़ें कराते हैं तो फिर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट मारुति के सर्विस सेंटर में भी ठीक रहती है, और अराउंड 4 से 5 हज़ार के अंदर इसकी सर्विस निमट जाती है। एक बार मैं अपना ना सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो सर्विस एडवाइज़र है ना उन्होंने मेरे को बोला कि आप इसमें ना सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाइए, और जो सिंथेटिक इंजन ऑयल है ना उसकी कॉस्ट ही 3.5 से 4 हज़ार रुपये पड़ती है। जबकि जो मारुति रिकमेंड करती है मिनरल ऑयल उसकी कॉस्ट 1200 से लेकर 1400 रुपये पड़ती है। तो मैंने उनको बोला मेरी गाड़ी में जो मारुति रिकमेंड करती है ना वही इंजन ऑयल यूज कीजिए, जिसे मिनरल ऑयल बोला जाता है। तो इससे सर्विस एडवाइज़र थोड़े ऑफेंड तो हो गए थे, और वो मैकेनिक को भी तेज तेज बोल के कह रहे थे इनकी गाड़ी में जो सबसे सस्ता ऑयल है ना वही डालना है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की आप बात करोगे ना तो पार्ट्स को लेके तो मारुति में भैया कोई दिक्कत होनी नहीं है। लेकिन हाँ, सर्विस होने के बाद सर्विस एडवाइज़र का इस बात पे पूरा फोकस रहता है कि आप 10 में से 10 पॉइंट यूँ नहीं दो। वो बार बार आपको बोलते हैं कि कॉल आए तो 10 में से 10 पॉइंट देने हैं, कोई भी दिक्कत आए तो वापस आ जाना, पर पॉइंट एक भी कम मत कर देना। अब जैसे इस गाड़ी की ना ग्राउंड क्लियरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और इंडिया में रोड्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रहती, तो इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपने कभी कोई ज़्यादा इशू फेस किया है इसके रिगार्डिंग? मैडी भाई देखो, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस तो कम है, तो ये गाड़ी 2-3 बार तो नीचे से टच हुई है, लेकिन क्योंकि छोटी गाड़ी है इसका व्हील बेस कम है, तो कम ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर भी इसका अच्छा काम चल जाता है। अच्छा जितेंद्र भाई, अब ये बताओ कि आपको इस गाड़ी के बारे में अच्छी बातें क्या लगती हैं? देखिए ये बजट फ्रेंडली गाड़ी है, उसके हिसाब से तो ये अच्छे फीचर से भरी पड़ी है। जैसे इसकी रनिंग कॉस्ट काफ़ी लो है, मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी लो है, और इसमें कोई मेजर इंजन का कोई इशू आज तक मेरे को आया नहीं है, कोई मेजर मैकेनिकल फॉल्ट आया नहीं है। और देखिए जब भी मैं इस गाड़ी पे बैठता हूँ ना तो मेरे को 100% कॉन्फिडेंस रहता है कि ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, कभी इसमें कोई इशू नहीं होगा। आज तक इस गाड़ी ने मेरे को कभी धोखा नहीं दिया। और एक और अच्छी बात, जो इसके ORVM है वो इंटरनली एडजस्ट हो जाते हैं, स्टिक से इंटरनली एडजस्ट हो जाते हैं, जबकि आजकल जो बजट फ्रेंडली गाड़ियाँ आ रही है ना उसमें वो हाथ से बाहर से एडजस्ट करने पड़ते हैं, तो ये भी इसकी एक अच्छी बात है। चलो भाई, आपने गाड़ी की खूबियाँ तो बता दी, अब गाड़ी की कुछ कमियों की भी बात कर लेते हैं। गाड़ी के बारे में आपको कम अच्छी या फिर बुरी बातें क्या लगती हैं, या फिर कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको लगता है गाड़ी में होने चाहिए थे और नहीं है, वो बताइए। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो कोई कंपनी भी 20-30 हज़ार रुपये ज़्यादा ले ले, लेकिन कुछ फीचर ऐसे हैं जो कि गाड़ी में देने ही चाहिए। ये लग्जरियस फीचर नहीं है, ये एसेंशियल फीचर है गाड़ी को ड्राइव करते वक्त। जैसे एक टच स्क्रीन सिस्टम होना चाहिए जिसमें एंड्रॉइड ऑटो चल जाए, जिससे आप गाड़ी ड्राइव करते वक्त कॉल को पिक कर सकते हो और मैप भी इजीली नेविगेट कर सकते हो। साथ के साथ गाड़ी को जब आप बैक करते हो तो कई बार आपको नैरो पार्किंग के समय पर
ORVM को एडजस्ट करना पड़ता है। तो गाड़ी के और ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाओ तो ये बहुत अच्छी बात रहती है। साथ के साथ जो इसका IRVM है वो डे नाइट वाला होना चाहिए, चाहे मैनुअल हो लेकिन वो होना चाहिए। वो भी एक एसेंशियल फीचर है जो गाड़ी को ड्राइव करते वक्त बहुत रात के समय पे ईजी बना देता है। अगली मैं गाड़ी लूँगा तो रियर डिफॉगर और रियर वाइपर, ये दो ऐसे फीचर है जो जरूर से मैं गाड़ी के अंदर देखूंगा इनके साथ। तो चलिए जीतू भाई, हम आज के अपने लास्ट सवाल पर आ चुके हैं। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि क्या आप ये गाड़ी नए बायर्स को रेकमेंड करोगे? यदि कोई फर्स्ट टाइम बायर है, उसको बजट कंस्ट्रेंट है, उसको पहली गाड़ी खरीद रहा है, इसी गाड़ी पर गाड़ी चलाना सीखना चाहता है और नो टेंशन फ्री गाड़ी चाहता है, रिलायबल गाड़ी चाहता है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट हो, लो रनिंग कॉस्ट हो, तो इस गाड़ी पर आप मुझकर जा सकता है। लेकिन हाँ, सेफ्टी ही आपका एकमात्र प्रायोरिटी है, तो भैया इस गाड़ी को ना ही लो तो ही अच्छा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि क्या खूबियां हैं इस गाड़ी में जिसकी वजह से इतने सालों तक इस गाड़ी ने इंडियन बायर्स के दिलों पे राज किया है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।